Nestle promises you good food, good life. But is it actually selling you unhealthy products? The world's biggest food company, Nestle, has been accused of failing to carry out basic checks. ये कहानी है नेस्ले की। नेस्ले दुनिया का सबसे बड़ा फूड एंड बेवरेज कॉर्पोरेशन। नेस्ले के पास 2000 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं और ये चॉकलेट, सीरियल्स, बेबी फूड, नूडल्स, कॉफी, वाटर बॉटल्स सब कुछ बेचते हैं। अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल है कि आप कुछ ऐसा ना खरीदें जो नेस्ले ऑन करती हो। लेकिन नेस्ले का एक डार्क साइड है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। नेस्ले पे कुछ बहुत ही इविल चीजें करने की एक्यूजेशंस, जैसे कि चाइल्ड स्लेवरी, किलिंग बेबीज, एक्सप्लॉइटिंग नेपाल एंड पाकिस्तान्स नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, और ये बोलना कि वाटर शुड नॉट बी अ ह्यूमन राइट, और बहुत से अलग अलग स्कैंडल्स में इन्वॉल्व है नेस्ले। तो अगर सच में नेस्ले इतना इविल है तो फिर आज तक किसी ने इसके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, और ये कंपनी दिन पर दिन और ज्यादा बड़ी और रिच कैसे बनती जा रही है। सो आई वेलकम यू इनटू द डार्क वर्ल्ड ऑफ नेस्ले। तो नेस्ले की इस कहानी को समझने के लिए हमें टाइमलाइन में थोड़ा पीछे जाके बात करनी पड़ेगी। हमें बात करनी पड़ेगी उस आदमी की जिसने नेस्ले को बनाया। साल है 1814। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एक बेबी बॉय का जन्म होता है। इस बच्चे का नाम रखा जाता है हेनरी। हेनरी के पेरेंट्स ग्लास कटिंग बिजनेस में थे जो कि जनरेशन से चली आ रही थी। लेकिन बड़े होते होते हेनरी का इंटरेस्ट केमिस्ट्री में आ रहा था और उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक फार्मासिस्ट बनना है। इसकी वजह से हेनरी और उनके डैड के बीच में नाराजगी भी हो गई थी, लेकिन हेनरी काफी डिटरमाइंड थे और 15 साल की एज में ही एक असिस्टेंट फार्मासिस्ट की जॉब पकड़ ली और कुछ टाइम बाद अपना देश जर्मनी छोड़ के वो बाहर निकल जाते हैं और स्विट्जरलैंड में रहने लग जाते हैं। यहाँ हेनरी ने मेडिसिन एंड केमिकल एक्सपेरिमेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब शुरू की। यहीं से शुरुआत हुई थी हेनरी के नेस्ले की जर्नी की। आज भी नेस्ले का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में ही है। हेनरी ने लिकर, रम, फर्टिलाइजर, विनेगर सब बेचने का ट्राई किया एक एक करके, लेकिन कहीं भी काम नहीं बना। हर जगह उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लग रही थी। अब हेनरी की एज 50s में थी और एक दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उन्होंने आर्टिकल देखा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ता जा रहा है, यानी कि न्यूबॉर्न बेबीज की डेथ काफी कॉमन हो गई थी मैल न्यूट्रिशन की वजह से और मदर्स मिल्क ना मिल पाने की वजह से, और कई बच्चे मिल्क एलर्जी से मर रहे थे। यही नहीं बल्कि हेनरी की वाइफ को खुद बहुत हेल्थ इश्यूज थे एंड शी वाज अनएबल टू गिव बर्थ। उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था। वो दूसरे के बच्चों को अपना सारा प्यार देती थी और उन्होंने ही हेनरी को पुश किया था कि कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालो जिससे ब्रेस्ट मिल्क का रिप्लेसमेंट बन सके। तो हेनरी के दिमाग में तुरंत आइडिया आया कि लाखों बच्चों की डेथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मदर्स मिल्क का कुछ आर्टिफिशियल ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा जिससे बेबीज को देख के उनकी जान बचाई जा सके। तो हेनरी अपने लैब में जाते हैं और अपनी नॉलेज और रिसर्च से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिला के, जिससे ब्रेस्ट मिल्क को रिप्लिकेट किया जा सके। फाइनली ईयर 1867 में हेनरी को सक्सेस मिल गई। उन्होंने काउ मिल्क, फ्लोर और शुगर मिला के एक ऐसा फॉर्मूला रेडी किया था जो बच्चों को दिया जा सकता था। हेनरी ने फिर एक कंपनी बनाई और इस कंपनी का नाम रखा नेस्ले। तो सोचिए ये कंपनी कितने अच्छे इंटेंशंस के साथ शुरू हुई थी। बेबीज की लाइफ सेव करना इनका मेन मोटिव था। लेकिन अब बढ़ते हैं कहानी की डार्क साइड की ओर, क्योंकि यही प्रोडक्ट फ्यूचर में लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद करने वाला था। तो हेनरी का फॉर्मूला एक बहुत बड़ा सक्सेस था और ऑर्डर्स इतने आने लगे थे कि उन्हें फैक्ट्री खोलनी पड़ गई और डिमांड मैच करने के लिए एम्प्लॉइज हायर करने पड़ गए। हेनरी को बिलीव नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतने फास्ट हो रहा था और कंपनी बहुत पैसा कमाने लग गई थी। प्रॉफिट्स बहुत हाई थे। कुछ टाइम बाद हेनरी ने स्विस चॉकलेट मेकर्स के साथ पार्टनरशिप करके दुनिया की पहली चॉकलेट मिल्क बनाई 1875 में, और इस प्रोडक्ट की सेल्स ने हेनरी को स्विट्जरलैंड के वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन में से एक बना दिया। फ्रॉम अ स्मॉल फार्मासिस्ट टू वन ऑफ द रिचेस्ट इन द कंट्री। ये थी हेनरी की अभी तक की जिंदगी। हेनरी की जिंदगी बहुत अच्छे ट्रैक पे थी, लेकिन हेनरी का हेल्थ उनका साथ नहीं दे रहा था। एजिंग की वजह से अब हेनरी रिटायर होना चाहते थे, तो उन्होंने कंपनी बेचने का फैसला किया और यहीं से शुरुआत होती है एक इविल जीनियस प्लान की। नेस्ले के न्यू ऑनर्स के बहुत बड़े प्लान्स थे और उन्होंने 1905 में अपने राइवल कंपनी एंग्लो स्विस के साथ मर्जर कर लिया जो कि सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाती थी। तो दोनों का साथ में मर्जर का प्लान ये था कि हम साथ मिलके इस पूरी मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं, और इस मर्जर के बाद नेस्ले का नाम नेस्ले ग्रुप रख दिया गया। 1920 आते आते नेस्ले ग्रुप ने काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए मार्केट में। नए नए चॉकलेट्स, नए बेवरेजेस सब बनाने लगे थे ये लोग अब। और 1938 में इन्होंने वर्ल्ड का सबसे पहला मास मार्केट कॉफ़ी बनाया जो आज नेस्कैफे के नाम से मशहूर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये कॉफ़ी सोल्जर्स को दिए जाने लगा जिससे उनके एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहे। इस इंसिडेंट से नेस्ले को और पॉपुलैरिटी मिली और धीरे धीरे इनकी प्रोडक्ट लाइन बहुत बड़ी हो गई। जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े,
वैसे वैसे इनका लालच और बढ़ता गया। तो गांधी जी को एट्रीब्यूट किया जाने वाला एक कोट है ना, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। यानी कि अगर जरूरतों के हिसाब से देखा जाए तो हर इंसान की जरूरत पूरी हो सकती है, लेकिन लालच का कोई अंत नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होता। तो नेस्ले के कॉर्पोरेट बॉसेस सब कुछ इविल प्लान कर रहे थे। ये प्लान था लाखों करोड़ों डॉलर्स का प्रॉफिट बनाने का, लेकिन इस प्लान में लाखों करोड़ों लोगों की जान के साथ भी खेले जाने वाला रिस्क था। जब हेनरी ने 1867 में ये फॉर्मूला बनाया था तो उनका गोल था कि ब्रेस्ट फीड मिल्क को सप्लीमेंट किया जाए नेस्ले मिल्क से, ना कि टोटली रिप्लेस किया जाए, क्योंकि स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि ब्रेस्ट मिल्क इज हेल्दियर देन एनी आर्टिफिशियल मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क को यूनिसेफ, WHO, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन और कई प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल मिली है फॉर बीइंग फुल ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन नेस्ले के कॉर्पोरेट बॉसेस के ग्रीडी नेचर के चलते उन्होंने प्लान किया कि अगर हम हर माँ को कन्विंस कर सकें कि हमारा मिल्क मदर्स ब्रेस्ट मिल्क से बेटर है तो सेल्स कितनी हाई जाएंगी, सोचिए। तो नेस्ले ने एक कैंपेन चालू किया और एडवर्टाइजमेंट्स देने शुरू कर दिए कि कैसे नेस्ले का फॉर्मूला मदर्स मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशनल है, जबकि रियलिटी इसके एग्जैक्ट अपोजिट था। मदर्स मिल्क में वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इन्फेक्शन और बीमारियों से बेबी को प्रोटेक्ट करता है। नेस्ले ने डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को पैसा खिलाना शुरू कर दिया कि तुम हमारी तारीफ करो, मदर्स को रेकमेंड करो कि हमारा मिल्क मदर्स नेचुरल मिल्क से अच्छा है, उसके लिए तुम्हें कमीशन मिलेगा नेस्ले की तरफ से। यही नहीं, ये लोग अफ्रीका में इस प्लान को और नेक्स्ट लेवल पे ले गए और उन्होंने अपनी सेल्स वुमेन को, ये लोग नर्सेस का कपड़ा पहना के अपनी सेल्स वुमेन को भेजते थे मदर्स के पास और बोलते थे कि तुम ब्रेस्ट फीडिंग गिव अप कर दो और हमारा मिल्क पिलाओ बच्चों को और हेल्दी रखने के लिए। तो नेस्ले ने फ्री सैंपल्स भी देने शुरू कर दिए मदर्स को, लेकिन यहाँ पे एक इविल प्लान ये था कि मदर्स को इतने ही फ्री सैंपल्स दिए जाए जितने में मदर्स मिल्क का बनना नेचुरली बंद हो जाए। तो जब तक ट्रायल खत्म होता था इन पैकेजेस का, तब तक माँ के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता था कि बच्चे को अब माँ का दूध पिलाया जाए, क्योंकि तब तक वो नेचुरली बंद हो जाया करता था। तो नेस्ले का मिल्क ही अब मजबूरी में बच्चों को देना पड़ता था। तो नेस्ले ने करोड़ों के प्रॉफिट्स बनाए ऐसा करके, और इस प्रोपेगेंडा को अफ्रीका और एशिया के डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोपेगेट किया जहाँ की ज्यादातर मदर्स अनएजुकेटेड हैं। ये तो एक ऐसा इविल प्लान था कि एजुकेटेड इंसान भी फंस जाएगा इसमें। आप सोचिए कि नर्स या डॉक्टर के कपड़े में कोई रेकमेंड करे कि ये मिल्क अच्छा है, तो उसका हमारे माइंड पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ साल बाद नेस्ले की इस इविल प्लान का रियल साइड बाहर आने लगा। लाखों बच्चे जो नेस्ले मिल्क पी रहे थे वो मैल न्यूट्रिशन से मर गए और बाकी करोड़ों बच्चों को दुनिया भर में किसी न किसी बीमारी का सामना करना पड़ा, क्योंकि नेस्ले को क्लीन वाटर में मिलाना होता था और फिर पानी को गर्म करना होता। लेकिन अफ्रीका और एशिया के कई पुअर कंट्रीज में क्लीन वाटर का एक्सेस ही नहीं था इन माओ के पास, और नेस्ले के पीछे जो लेबल लगा होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस थे वो लेबल ये अनएजुकेटेड मदर्स नहीं पढ़ पाती थी, और ये बात नेस्ले को अच्छे से पता थी। उन्हें पता था सेल्स कंटिन्यू करने के लिए और प्रॉफिट्स बनाने के लिए ये कितनी जरूरी बात है। 1974 में एक पब्लिकेशन ने ओपनली नेस्ले को एक्सपोज किया और टाइटल दिया दी बेबी किलर। ये देखते ही नेस्ले बॉसेस ने लीगल एक्शन ले लिया उस पब्लिकेशन के अगेंस्ट, लेकिन इससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया और दुनिया भर के अलग अलग देशों में नेस्ले के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगे नेस्ले बॉयकॉट करने के लिए। नेस्ले ने इस सबको इग्नोर करना ही बेस्ट समझा, लेकिन 1978 में नेस्ले एग्जीक्यूटिव्स को अमेरिकन सेनेट के सामने प्रेजेंट किया गया सवाल जवाब के लिए। अमेरिकन गवर्नमेंट और WHO ने नेस्ले पर रेस्ट्रिक्शन लगाया और कहा कि तुम अपने एडवर्टाइजमेंट्स में बेटर देन मदर्स मिल्क का क्लेम या टाइटल नहीं लगा सकते। ये लॉ डेवलप्ड कंट्रीज में तो अच्छे से लागू हो गया, लेकिन डेवलपिंग नेशंस में ये लॉ अभी भी नॉन एग्जिस्टेंट था, और वहां नेस्ले जोर शोर से अपनी कैंपेनिंग कंटिन्यू करते रहा और नेस्ले की सेल्स और बढ़ती रही लगातार, और नेस्ले और वेल्दी और पावरफुल बनता रहा। लेकिन अमेरिका में नेस्ले की सेल्स स्लो डाउन हो गई थी, तो उन्होंने वहां नेस्ले पीने वाले बेबीज को सुपर बेबीज बोलते हुए टीवी एड बनाया। ये एक नए तरीके का कैंपेन था जिसमें नेगेटिव मार्केटिंग की जगह कि बेटर देन मदर्स मिल्क इन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला कि हम अपने नेस्ले पीने वाले बेबीज को सुपर बेबीज बुलाएंगे। तो नेस्ले का ये कैंपेनिंग भी बहुत सक्सेसफुल रहा और इसने भी नेस्ले को करोड़ों के प्रॉफिट्स जनरेट करके दिए। रिसेंटली 2018 की सेव द चिल्ड्रन नाम की ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेस्ले और कुछ और जायंट कॉर्पोरेशन के फॉर्मूला मिल्क की वजह से कंटिन्यूअसली बेबीज मर रहे थे अलग अलग देशों में। ये बताते हुए मुझे बुरा लग रहा है कि बच्चों की डेथ्स और अभी तक की कहानी नेस्ले के इविल प्लान का बस एक छोटा सा पार्ट है। अब जानते हैं नेस्ले की असली इविल एक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस को। 2005 में एक वीडियो में नेस्ले CEO ने कहा था कि वाटर एक बेसिक ह्यूमन राइट नहीं होना चाहिए, लेकिन मीडिया क्रिटिसिज्म के बाद इन्होंने अपने वर्ड्स वापस ले लिए और बोला कि उनका ये मतलब नहीं था, पर रियलिटी और एविडेंस कुछ और बताती है। 2013 में नेस्ले ने पाकिस्तान के क्लीन वाटर वाले विलेजेस से पानी डाइवर्ट करना शुरू किया अपनी फैक्ट्रीज की ओर और उसको बोतल में भर के बेचना शुरू कर दिया उन्हीं गांव वालों को जहां से उन्होंने पानी चुराया था, और वो भी बहुत ज्यादा प्राइसेस पे बेचने लगे थे ये पानी को। नेस्ले ने इतना ज्यादा पानी डाइवर्ट कर दिया था कि गांव की गरीब जनता के पास अब नेस्ले के पानी खरीदने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन वो इतने गरीब थे कि वो ये पानी नहीं खरीद पाए, तो उन्होंने गंदा पानी पीना शुरू कर दिया
जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान चली गई और हजारों बीमार हो गए। जहां ज्यादातर बिजनेसेस का प्लान होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करो, नेस्ले का इविल प्लान था कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करो और फिर सॉल्यूशंस बेचो। पाकिस्तान के कई गांव में नेस्ले ने इतना पानी चोरी कर लिया कि नेचुरल वाटर डिप्लीट होकर 100 फीट और गहराई में चला गया। और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं बल्कि अमेरिका में भी जब कैलिफोर्निया के स्टेट में ड्रॉट था, पानी की कमी चल रही थी, तब काफी कंपनीज ने अपना बिजनेस स्टेट से बाहर शिफ्ट कर लिया था। पर नेस्ले ने ऐसा नहीं किया। नेस्ले ने 705 मिलियंस ऑफ गैलन्स वाटर कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क से अपने फैक्ट्री में डाइवर्ट किया और यही पानी प्यास से तड़प रहे कैलिफोर्नियन लोगों को हाई प्राइसेस में बेचा। और जब एक जर्नलिस्ट ने इस बारे में नेस्ले सीईओ को कन्फ्रंट किया, इस बारे में पूछा, तो सीईओ ने कहा कि इफ आई कुड बॉटल मोर ऑफ कैलिफोर्नियाज वाटर ड्यूरिंग दिस ड्रट आई वुड, यानी कि अगर मैं इससे भी ज्यादा पानी निकाल सकता इस ड्रट में तो मैं निकाल लेता। अब सोचिए कितना इमोरल, एरोगेंट और इविल साउंड करता है। यानी कि अपने इन घटिया एक्शंस का 1% भी रिग्रेट नहीं था इनको। यही नहीं बल्कि मिशिगन में भी नेचुरल रिजर्व से नेस्ले ने 747 लीटर्स वाटर पर मिनट डाइवर्ट किया और रिपोर्ट सामने आई कि 130 मिलियन गैलन्स पानी लेने के लिए नेस्ले सिर्फ $200 पे करती है स्टेट गवर्नमेंट को। इतना सब होने के बाद आखिर एक जज ने ऑर्डर दिया कि नेस्ले को अपनी ऑपरेशंस रोकनी पड़ेगी क्योंकि नेस्ले ने बहुत बड़ा इकोलॉजिकल हार्म पहुंचाया है एनवायरनमेंट में। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि नेस्ले दुनिया की सबसे बड़ी बॉटल्ड वाटर बेचने वाली ऑर्गेनाइजेशन है और 50 से भी ज्यादा बॉटल्ड वाटर की ब्रांड्स की ऑनर है। नेस्ले का वाटर क्राइम यही नहीं रुका। एक क्लासिक ब्रिटिश शो जिसका नाम फूल्स एंड हॉर्सेस था, उसमें शो के कैरेक्टर्स को टैप वाटर यानी कि नल का पानी बेचते हुए दिखाया गया है एक एपिसोड में, लोगों को बेवकूफ बना के ये बोल के कि ये हिमालयन वाटर है। नेस्ले ने इस फिक्शनल एपिसोड को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया और रियल लाइफ में नेस्ले ये करने लग गया। म्युनिसिपल टैप से आने वाले पानी को भर के नेस्ले ने उस पे माउंटेन स्प्रिंग्स वाटर का लेबल लगा के बेचना शुरू कर दिया। जब आप चॉकलेट खाते हो और उसके डिलीशियस टेस्ट की तारीफ करते हो तो लेबल में इंग्रेडिएंट्स देखने पे आपको एक चीज नहीं मिलेगी और वो है बच्चों का खून। रिपोर्ट्स हैं कि नेस्ले ने फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड स्लेवरी करवाया है कोकोआ बीन्स के फार्म में, जहां पे बच्चों को बुरी तरह से पीटा भी गया है ज्यादा काम करवाने के लिए। नेस्ले ऐसा करके लो प्रोडक्शन कॉस्ट और हाई प्रॉफिट्स बना रहा था। लेकिन साल 2000 में एक रिपोर्ट आया जिसने लिखा था कि नेस्ले इज गिल्टी ऑफ मेकिंग ब्लड चॉकलेट। सिर्फ नेस्ले ही नहीं बल्कि कैडबरी, मार्स और कई बड़ी चॉकलेट कंपनीज ने चाइल्ड स्लेवरी का यूज किया था। इस रिपोर्ट के आने के बाद नेस्ले और बाकी कंपनीज ने रेगुलेटर्स को प्रॉमिस किया कि 2005 तक वो अपने चॉकलेट प्रोडक्शन को कंप्लीटली स्लेव फ्री बना देंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं और ये कंपनीज डेडलाइंस मिस करते चले गए और टाइम बीतता चला गया। 2005 में 3 बच्चों के कंप्लेन पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने नेस्ले और बाकी चॉकलेट कंपनीज पे केस फाइल किया क्योंकि बच्चों को आइवरी कोस्ट पे ट्रैफिक करके ले जाया जाता था और फोर्स्ड स्लेवरी करवाया जाता था और मना करने पे पीटा जाता था। इन आरोपों को लेकर नेस्ले का रिस्पांस हर बार जेनरिक और डिप्लोमेटिक होता था और स्टेटमेंट जारी करते हुए नेस्ले ने बोला, इट इज इम्पॉसिबल टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग गोइंग ऑन इन दीज प्लांटेशंस बट वी विल ट्राई एंड इम्प्रूव द सिचुएशन। यानी कि हल्के में लेते हुए नेस्ले ने कहा कि हाँ, हम ट्राई करेंगे कि ये सिचुएशन इंप्रूव हो जाए। 2010 में आई द डार्क साइड ऑफ चॉकलेट नाम की डॉक्यूमेंट्री ने रिवील किया था कि कैसे अफ्रीकन बच्चों को किडनैप किया जाता है कॉर्पोरेशंस के द्वारा और फिर इनसे फोर्स्ड लेबर करवाया जाता है। यही नहीं बल्कि 2020 में हुई एक इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि सिर्फ 8 साल के उम्र के बच्चे भी नेस्ले के कॉफी प्लांटेशंस पे काम करते पाए गए हैं और इन्हें एक्सप्लॉइट करके बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे। रिपोर्ट में आया कि चिल्ड्रन वर्कड 7 days a week carrying sacks that weighed twice their weight and got paid around $1 an hour for their work। नेस्ले के पास इतना पैसा है कि वो ये प्रॉब्लम सॉर्ट कर सकता है और नेस्ले को तभी फर्क पड़ता है जब नेगेटिव प्रेस उन पे प्रेशर बना रही होती है, अदरवाइज उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। यही नहीं, 2002 में इथियोपिया में, जो कि दुनिया के सबसे गरीब कंट्रीज में से एक है, नेस्ले ने इथियोपियन गवर्नमेंट से $6 मिलियन की डिमांड की क्योंकि 27 साल पहले एक मिलिट्री रिजीम गवर्नमेंट ने नेस्ले की एक कंपनी के एसेट सीज कर लिए थे और जबरदस्ती नेशनलाइज कर दिया था। टेक्निकली नेस्ले का हक बनता था इस कंपनसेशन का डिमांड करने का, लेकिन एक बात यह भी है कि जिस कंपनी के लिए नेस्ले कंपनसेशन मांग रही थी वो कंपनी नेस्ले ने अभी एक्वायर की थी रिसेंटली। वो कंपनी नेस्ले की तब नहीं थी जब 27 साल पहले ये रिस्ट्रिक्शंस लगे थे और नेस्ले ऐसे टाइम पे कंपनसेशन मांग रही थी इथियोपियन गवर्नमेंट से जब इथियोपियन पॉपुलेशन के पास खाने तक का पैसा नहीं था और पॉवर्टी एकदम रैम्पेंट थी। लोगों के पास बेसिक राशन तक नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे और नेस्ले के लिए $6 मिलियन कुछ भी नहीं था। लेकिन कंपनी ने स्टेटमेंट जारी किया कि ये पैसे की बात है ही नहीं, ये बात है हमारे कोट अनकोट प्रिंसिपल्स की। नेस्ले इस पैसे को लेने के पीछे पड़ा था, लगातार इथियोपियन गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रहा था। लेकिन जैसे ये बात मीडिया में बाहर आने लगी तो नेस्ले ने यू टर्न ले लिया और $1.5 मिलियन लेके ये सेटलमेंट कर लिया
और कहा कि ये पैसे वो इथियोपिया में ही इन्वेस्ट करेंगे। 2012 में अमेरिकन कंपटीशन ब्यूरो ने नेस्ले ऑफिसेस को रेड करके $9 मिलियन का फाइन लगाया, क्योंकि नेस्ले बाकी चॉकलेट कंपनीज के साथ मिलकर प्राइस फिक्सिंग कर रहा था, जिससे कस्टमर्स को चीपर ऑप्शन मिले ही ना। लेकिन नेस्ले का ये एक्शन उनके बाकी सिंस के सामने कुछ भी नहीं है। अगर नेस्ले पे लगे आरोपों को हम कंटिन्यू रखें तो ऐसे कितने ही और वीडियोस बन सकते हैं, जैसे कि एक बहुत ही इमोरल, इरेस्पॉन्सिबल और सिंफुल एक्ट है नेस्ले का कि नेस्ले की डॉग फूड ब्रांड पे आरोप है कि उनके वजह से बहुत से पेट डॉग्स बीमार हो गए और बहुत पेट डॉग्स मर भी गए उनका डॉग फूड खा के। इन्हीं सब वजहों से बहुत से लोग नेस्ले को बॉयकॉट करते हैं, लेकिन कंपनी इतनी बड़ी है कि इनके प्रोडक्ट लाइंस को गलती से ना खरीदना बहुत मुश्किल टास्क है। जब भी आप फूड, बेवरेजेस, वाटर, कॉस्मेटिक्स कुछ भी खरीदते हो, शायद आपको रियलाइज नहीं होता होगा कि उस ब्रांड की रियल ऑनर नेस्ले है। और शायद इसलिए ही इतनी कंट्रोवर्सीज के बावजूद नेस्ले कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है और वेल्दी और पावरफुल बनता जा रहा है। जब नेस्ले कंपनी को हेनरी ने बनाया था तब उनका इंटेंशन एक जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, लेकिन कॉर्पोरेट ग्रीड के चलते ये आइडियोलॉजी क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स एंड सेलिंग सॉल्यूशंस पे आ गई। ऐसी ही और इन्वेस्टिगेटिव एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज के साथ मैं फिर से मिलूंगा आपको। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूलें। I'll see you guys in the next episode.